प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यक्तिगत स्वायत्ता के विचार। व्यक्तिगत स्वायत्ता के विचार को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्यक्तिगत स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है, यानी कि व्यक्तिवाद क्या होता है और स्वायत्ता क्या होता है। व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है और उसका समर्थन करता है। यानी कि व्यक्तिवाद में व्यक्ति का विकास एवं सम्मान उच्च स्तरीय होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विकास के लिए उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उस पर बंदिश नहीं लगानी चाहिए और व्यक्ति का हमेशा सम्मान जो होता है वह करना चाहिए। अगर वह गलत काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति की जो सोच है उसकी कदर होनी चाहिए। और स्वायत्ता क्या होता है कि स्वायत्ता हम कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है जिससे निर्णय लेने में बेहतरी आती है। यह किसी राज्य की विकासात्मक अंग भी होता है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकास अथवा सदाचार, राजनीतिक और जैव नीति दर्शन शास्त्र में स्वायत्ता उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है। स्वायत्त संगठन अथवा संस्थाएं स्वतंत्र व स्वायत्तशासी होती है। तो व्यक्तिवादी सोच के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए? अनेक प्रकार की विद्यालय व्यवस्था एवं शैक्षिक प्रणाली बालकों पर प्रतिबंध लगाकर व्यक्तिवादी सोच के विरुद्ध कार्य करते हैं। वह बच्चों की सोच की कदर नहीं करते, वह उन पर नियंत्रण रखते हैं जिससे बालक के स्वाभाविक विकास पर प्रतिबंध लग जाता है। जबकि विद्वानों का मानना है कि बालक का विकास पूर्णतः स्वतंत्र वातावरण में एवं स्वाभाविक वातावरण में होना चाहिए। व्यक्तिवादी सोच में शिक्षा प्रणाली का सर्वप्रमुख अग्रलिखित तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली। इसमें होता है प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों की प्रकृति द्वारा शिक्षण ग्रहण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक प्रकृति के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षक द्वारा एक कुशल पर्यवेक्षक की भांति छात्रों का पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उसको आवश्यक सहयोग देना चाहिए। जैसे छात्रों की स्वच्छता की आदत डालनी हो तो छात्रों के समक्ष इस प्रकार वातावरण उपस्थित किया जाए जिससे छात्र स्वाभाविक रूप से स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी प्रकृति के सानिध्य में रहकर शिक्षा जो मिलती है तो बालकों के लिए दीर्घ अधिगम का कार्य करता है, स्थायी रहती है। बच्चे रुचिपूर्वक उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उसकी छाप, प्रकृति की छाप उनके जीवन में अमिट रह जाती है। आगे आता है पाठ्यक्रम क्रियाओं का समावेश। पाठ्यक्रम क्रियाओं का समावेश और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का समावेश, ये दोनों बिंदु एक ही हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम क्रियाओं का समावेश जो सैद्धांतिक आधार पर होता है, लेकिन पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रिया होती है वह पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया होती है जिसको हम को करिकुलम एक्टिविटी कहते हैं। पाठ्यक्रम क्रियाओं में सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में हम बच्चों की सांस्कृतिक गतिविधियों को ले सकते हैं, खेल ले सकते हैं, संगीत ले सकते हैं, नृत्य ले सकते हैं, शिल्प ले सकते हैं, पाक कला ले सकते हैं। बहुत सारी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया होती है। सैद्धांतिक ज्ञान बच्चों को पाठ्यक्रम क्रियाओं से मिलता है जो विषय से संबंधित होती है, जैसे गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक है, बहुत सारे विषय हैं। उसको सिद्धांतों के रूप में वह ज्ञान अर्जन करते हैं। और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में गुणात्मक रूप से बच्चों का विकास होता है, यानी कि पाठ्यक्रम क्रियाएं परिमाण प्रस्तुत करती है, तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देती है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। तो इन क्रियाओं का समावेश अवश्य होना चाहिए ताकि बच्चों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे आता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हम उसे कह सकते हैं जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यही प्रयास किया जाता है कि बालकों को स्वाभाविक विकास से संबंधित हो, यानी कि बालकों को उनकी रुचि के अनुसार विकसित होने दिया जाए। बच्चे जिस फील्ड में रुचि ले रहे हैं तो बच्चों को
उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान दिया जाए, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए कि बच्चे अधिक से अधिक कौशलताएं, दक्षताएं हासिल कर सके। जैसे एक छात्र कौशलों के प्रति रुचि रखता है तो दूसरा छात्र दर्शन के प्रति रुचि रखता है, तो दोनों का ही रुचि के अनुसार मार्गदर्शन करना तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना यह कार्य शिक्षक का होता है। आगे आता है गतिविधि आधारित शिक्षा। व्यक्तिवादी सोच के आधार पर ही गतिविधि जो है वह शिक्षा में आयोजित की जाती है, क्योंकि विभिन्न छात्रों में विभिन्न प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है, जिसके आधार पर ही उनकी प्रतिभाओं को निखार हेतु कक्षा में गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जैसे कुछ छात्रों की विज्ञान में रुचि है तो प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, कुछ छात्रों की खेल में रुचि है तो खेल के मैदान में विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण उसे दिया जाता है और उसके ज्ञान की जांच की जा सकती है, इसकी योग्यताओं की जांच की जा सकती है, उसमें कौशल विकसित किए जा सकते हैं। आगे आता है पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था। पृथक पाठ्यक्रम व्यक्तिवादी सोच पर ही आधारित होने चाहिए। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक या मंदबुद्धि बालकों के लिए पृथक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालकों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है तथा अधिगम जो होता है बच्चों का तीव्र गति से होता है। आगे आता है छात्र को महत्वपूर्ण स्थान। छात्र को महत्वपूर्ण स्थान क्यों? यह बाल केंद्रित शिक्षा है। आज की जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। व्यक्तिवादी सोच में छात्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज शिक्षक केंद्रित शिक्षा आधारित की जाती है, लेकिन पूर्व समय में शिक्षक केंद्रित और आज छात्र केंद्रित शिक्षा है। पहले जो शिक्षक था वह सर्वे सर्वा होता था, शिक्षक जो भी ज्ञान देता था तो जो छात्र होते हैं तो वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे। अगर उनको ज्ञान नहीं है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ नहीं सकते थे। लेकिन आज छात्र होता है वह शिक्षक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। जो शिक्षक होता है वह पथ प्रदर्शक का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है, तो छात्र जो होते हैं वो आसानी से अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर पाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान वो प्राप्त कर पाते हैं। तो छात्र को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं व्यक्तिवादी सोच के आधार पर। इसी से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना तथा विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, छात्र सर्वोपरि होता है। विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली का स्थान बाद में आता है और पहले स्थान दिया जाता है छात्र को। यानी शिक्षक किसको स्थान देगा? छात्र को स्थान देगा, छात्र की रुचि को ध्यान में देगा, छात्र की आयु को ध्यान देगा, छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फिर शिक्षण व्यवस्था वह संपन्न करवाता है। नियंत्रण का अभाव, नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तभी तो बालकों को स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्र होकर बालक अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक तक रख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए शिक्षा प्रणाली जो छात्रों को पूर्ण रूप से गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होती है। छात्रों पर विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षक द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, जिससे बालक अगर प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो बालक का जो स्वाभाविक विकास है वह अवरुद्ध हो जाएगा। बालक शिक्षक से डरने लग जाएगा और जो ज्ञान वो लेना चाहता है वह नहीं ले पाएगा। तो आज नियंत्रण का शिक्षा में पूर्णतया अभाव है और बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उससे पूछा जाता है कि किस चीज़ में उसकी रुचि है, तो उस चीज़ में जो शिक्षक होता है वह मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और छात्र को क्रिया करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आगे आता है वैचारिक स्वतंत्रता। वैचारिक स्वतंत्रता यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को अधिक सुना जाता है तथा उनकी रुचियों के बारे में पूछा जाता है। शिक्षक द्वारा उनकी वार्तालाप प्रक्रिया में सहयोग दिया जाता है।
दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर से ही विभिन्न प्रकार के वार्तालाप प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों की मनोदशा को जाना जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी सोच का विकास होता है। आगे आता है अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों की अंतर्निहित प्रतिभाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जैसे एक बालक में अभिनय की योग्यता है तो शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसकी अभिनय संबंधी योग्यता का विकास पूर्ण संभव हो सके। उसके लिए विद्यालय के नियम एवं व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़े तो निसंकोच कर देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवादी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति की सोच एवं योग्यता का विकास करना है। आगे आता है समालोचनात्मक सोच के लिए शिक्षा। समालोचना यानी कि क्रिटिसाइज करना, बच्चों में तार्किक चिंतन का ज्ञान करना कि बच्चे में जो सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकता के विकास में कितनी सोच छुपी हुई है। तो क्या सोचता है वह बच्चा, क्या सोचता है, एक बालक या छात्र क्या सोचता है। जब व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों का समालोचनात्मक संश्लेषण एवं विश्लेषण किया जाता है तभी जाके नवीन तथ्य एवं व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो समालोचनात्मक सोच के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, तो सर्वप्रथम है चिंतन का विकास। चिंतन का विकास यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। समालोचना के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। उदाहरण, दो छात्र जब सूर्य ग्रहण की घटना को देखते हैं तो चिंतनशील छात्र उस घटना के बारे में विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करता है तथा उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। जो छात्र चिंतनशील नहीं होता वह उसे सामान्य घटना मानकर छोड़ देता है। इस प्रकार चिंतन के विकास में समालोचनात्मक विकास स्वतः ही हो जाता है। आगे आता है तर्क का विकास। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों पर तर्क करने की क्षमता प्राप्त होती है। तार्किक प्रक्रिया में छात्रों द्वारा तथ्यों पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर वह अपने साथियों एवं शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श में भी तर्क का प्रयोग होता है, जिससे नवीन ज्ञान का प्रकटीकरण या प्रस्फुटन होता है तथा विकसित विचारधाराएं विकसित या स्थापित होती है। आगे आता है दार्शनिक विचार सृजन। दार्शनिक विचार सृजन में हम कह सकते हैं कि दार्शनिक विचारों को समझने एवं सृजित करने की क्षमता विकसित हो जाती है समालोचनात्मक चिंतन के द्वारा। इसी कारण सभी छात्रों को विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारों के आधार पर विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियाँ एवं अनुशासन संबंधी धारणा तथा विद्यालय व्यवस्था में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को आधार बनाया जाता है, जिससे छात्रों में समालोचनात्मक क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर से ही संभव हो तथा छात्र विभिन्न विषयों पर अपना विचार स्वतंत्र होकर प्रस्तुत कर सके। आगे आता है दार्शनिक विचारों का सृजन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है अभी। संश्लेषण क्षमता का विकास, स्वाध्याय का विकास क्या होता है कि संश्लेषण क्षमता जो होती है वह समालोचनात्मक की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। जैसे बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके एक नियम एवं सिद्धांत की रचना की जा सके तथा संश्लेषण के आधार पर विद्वानों के विचारों में समानता एवं असमानता की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसी तरह स्वाध्याय का विकास होता है तो छात्रों में तब तक विकसित, अगर समालोचना विकसित नहीं होगी तो छात्रों में स्वाध्याय की भावना विकसित हो ही नहीं सकती। शिक्षा के माध्यम से बालकों में स्वाध्याय की भावना विकसित की जाती है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में समक्ष बहुत कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ
पाठ्य वस्तु का अंग बनाकर उन्हें स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि बच्चों में रुचि जागृत हो, बच्चे उस ज्ञान को लेने के लिए आतुर हो जाए, बाध्य हो जाए। धीरे धीरे जब छात्रों में जब स्वाध्याय की भावना विकसित हो जाती है तो छात्र स्वयं पढ़ने लगते हैं, स्वयं प्रस्तुतिकरण करने लगते हैं और कठिन विषय जब पढ़ने के लिए दिए जाते हैं तो उनमें एक अलग सी जिज्ञासा, एक रुचि डेवलप हो जाती है इसमें। तो जब तक छात्र स्वाध्याय नहीं करेंगे तो विषय से संबंधित ज्ञान को स्वयं नहीं समझेंगे। आगे आता है विश्लेषण क्षमता का विकास, कल्पना का विकास। विश्लेषण क्षमता क्या होती है? शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास किया जाता है। छात्रों द्वारा प्रत्येक सिद्धांत का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या की जाती है। इससे नवीनतम तथ्यों की खोज की जाती है। जैसे कि किसी पद्य या भाव का अर्थ स्पष्ट करने के लिए छात्रों द्वारा पहले शब्द और अर्थ उनको ज्ञान होना चाहिए। वाक्यों का प्रयोग तथा अलंकारों के प्रयोग आदि का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता के विकास में समालोचना क्षमता का विकास संभव हो पाता है। कल्पनाओं के विकास के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो समालोचनात्मक क्षेत्र में कल्पना होना स्वाभाविक है। अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि कल्पना का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा बालकों की कल्पनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से एडिसन ने कहा है कि विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के आधार पर ही प्रयोग किए गए हैं। इन प्रयोगों के आधार पर ही अनेक नियम व सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। संसार को विद्युत ऊर्जा के रूप में महत्वपूर्ण वस्तु प्रदान की गई है। इन सभी के मूल में कल्पनाओं का विकास में समालोचनात्मक क्षमता निहित थी, जो कि शिक्षा द्वारा विकसित होती है। आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग क्षमता का विकास तथा निर्णय क्षमता का विकास। सामान्य रूप से समालोचना को सही दिशा उस स्थिति में मिलती है जब उसका आधार प्रयोग प्रदर्शन हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समालोचनात्मक व्याख्या में वैधता एवं विश्वसनीयता के भाव को समाहित करने वाला तथ्य प्रयोग ही है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास किया जाता है। जिससे छात्र स्वयं करके सीखते हैं। इस स्थिति में छात्र में प्रत्येक नियम एवं सिद्धांत की प्रयोग की कसौटी पर जांच करता है तथा उसके प्रत्येक पक्ष का निरीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करता है। यानी स्वयं देखेगा, स्वयं करेगा और स्वयं सीखेगा। निर्णय क्षमता के विकास में हम कह सकते हैं कि विद्यालय जीवन में छात्रों के समक्ष अनेक अवसर ऐसे दिए जाते हैं जब छात्र स्वयं निर्णय ले। शिक्षक उस स्थिति में उसकी सहायता करता है और देखता है कि छात्रों द्वारा कोई हानिकारक निर्णय नहीं लिया गया हो। यानी कि जो छात्र है, अगर कोई निर्णय हानिकारक है तो शिक्षक उसका ऑब्जेक्शन करता है, जो कि भी आवश्यक है। इस प्रकार इस निर्णय क्षमता के आधार पर ही छात्रों द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के विचार एवं सिद्धांतों से संबंधित होते हैं। यानी कि जो सिद्धांत है, विचार है, उसको टटोलता है एक शिक्षक। निर्णय की क्षमता के आधार पर ही छात्र विभिन्न नियमों एवं तथ्यों को स्वीकार एवं अस्वीकार करते हुए समालोचना करते हैं। आज हम इस कक्षा का यही समापन करते हैं और जल्द ही अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।